Today we are going to start our new theme, that is the theories of evolution. और एवोल्यूशनरी थ्योरीज या फिर द थ्योरीज और द कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, इसके अंदर जो पहली चीज है आपके सिलेबस के अंदर, दैट इज द ह्यूमन एवोल्यूशन एंड द इमर्जेंस ऑफ मैन, दैट व्हाट आर द बायोकल्चरल फैक्टर्स इन द एवोल्यूशन. ठीक है, यानी कि आपके पास एवोल्यूशन हुआ है, तो एवोल्यूशन के अंदर एवोल्यूशन को करवाने के लिए कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे और कौन से कल्चरल फैक्टर्स थे. ठीक है, जैसे हमने पहली क्लासेस के अंदर भी बात की कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन का मतलब दो तरीके से निकाला जाता है. पहला है कि आपके पास एवोल्यूशन, आप बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. जो दूसरा मतलब है वो ये भी निकाला जाता है कि आप कल्चरल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. और हमें ये पता चला है कि दोनों एवोल्यूशंस, चाहे वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो या फिर वो कल्चरल एवोल्यूशन हो, बोथ ऑफ देम दे आर को डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास एक किस्सा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, when human beings they started to make the tools. अब बेसिकली ये माना जाता है दैट अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 20 लाख साल पहले इंसान ने कुछ सिंपल तरह के टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे. देखिए, अब देयर माइट बी नंबर ऑफ ह्यूमन स्पीसीज या फिर होमो स्पीसीज जो कि टूल्स बना रहा है. ठीक है, अब आपके पास कुछ स्पीसीज के पास अपोजेबल थंब नहीं होगा. ठीक है, अपोजेबल थंब ये जो है वो इसको हम कहते हैं अपोजेबल थंब, प्रॉपरली मूवेबल, प्रॉपरली मोबाइल. ठीक है, और आपके पास 90 डिग्री बनाता हुआ. अब इस थंब की खासियत क्या होती है कि आप इसको परिकशन ग्रिप ले सकते हो. आप इस टूल का, लेट्स से दिस पेन इट्स अ टूल, आप इसका एक परिकशन ग्रिप ले सकते हो. परिकशन ग्रिप कहने का मतलब आपकी बाकी उंगलियां एक तरफ होंगी और आपका जो थंब होगा वो एक तरफ होगा. इससे आप बहुत ही लिमिटेड फोर्स जो है वो आप अपने टूल के ऊपर लगा सकते हो. यानी कि आप अपने टूल को जिस तरह से चाहते हो उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, सोफिस्टिकेटेड टूल्स जो है वो बना सकते हो. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास पैरेलल थंब है, दिस इज द पैरेलल थंब, तो सिर्फ एक तरह का ग्रिप जो है वो आप लगा सकते हो, दैट इज नोन एज द पावर ग्रिप. अब पावर ग्रिप इट इज वेरी सक्सेसफुल जब आप अनलिमिटेड फोर्स लगाना चाहते हो. आप दो पत्थरों को स्ट्राइक करना चाहते हो अनलिमिटेड फोर्स से, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो पत्थर कहां से टूटे, तो आप पावर ग्रिप से पत्थर को पकड़ोगे और दोनों को मारोगे. गॉट द पॉइंट. तो अब लेट्स से आपके पास 1 2 3 4 5, दीज आर दी होमिनिन फैमिलीज, और 1 और 2 के पास जो है वो अपोजेबल थंब है. 3 4 5 के पास जो है वो पैरेलल थंब है. कौन टूल अच्छे बना पाएगा? ऑब्वियसली जो अच्छे टूल्स हैं दे विल बी मेड बाय फर्स्ट एंड सेकंड. और आपके पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो आपके पास टूल बनाएगा तो सही, बट उनके टूल्स इतने अच्छे नहीं होंगे. And eventually we will see, because they will be in the same environmental niche, तो 1 और 2 they will be much more adapted to the environment. वो ज्यादा अच्छे तरीके से हंट कर पाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे टूल्स वो बना पा रहे हैं. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इनका जो पॉपुलेशन का नंबर है वो इंक्रीज होगा और इन लोगों का जो पॉपुलेशन का नंबर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड इवेंचुअली बिकॉज ऑफ दिस हमें ये दिखना शुरू हो जाएगा दैट 4 5 थर्ड 4 5 दे विल बी एक्सटेंट. धीरे धीरे से वो एक्सटेंशन की तरफ पहुंच जाएंगे. अब बेसिकली हुआ क्या है? बिकॉज ऑफ अ कल्चरल फैक्टर दैट इज द टूल. ठीक है,
आपके पास ये हुआ है कि एक जो है वो एक ग्रुप सक्सेसफुल हुआ, दूसरा ग्रुप जो है वो आपके पास अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। और इसका जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, जो इसके पीछे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, दैट इज योर बायोलॉजी, दैट इज योर अपोजेबल थंब। अब नेचर के अंदर आपकी सर्वाइवेबिलिटी कितनी होगी, उस सर्वाइवेबिलिटी को किसने डिफाइन किया? कल्चर ने डिफाइन किया कि आप टूल से जानवरों को मार सकते हो, जानवरों को मार के खा सकते हो और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड, उसी चीज को टूल्स कितने अच्छे बनेंगे, कितने खराब बनेंगे, किस चीज ने उस चीज को जो है वो रेफर करके रखा है, रिवर करके रखा है, दैट इज द बायोलॉजी। आपका अपोजेबल थंब, आपकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी शानदार होगी, आपका जो स्पेशियल एक सेंस है वो कितना अच्छा रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वी विल बी डीलिंग विद द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगेन वो सारी चीजें जो है वो बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो जो ह्यूमंस का एवोल्यूशन है वो दोनों तरीके से हुआ है, बायोलॉजिकली भी हुआ है, कल्चरली भी हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैव डेवलप्ड लैंग्वेज, और हमारा मानना यह है कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट से ही ह्यूमंस जो है वो अपनी सोसाइटी बना पाए हैं। क्योंकि ह्यूमंस अपनी सोसाइटी बना पाए, लोगों का गठजोड़ बना पाए हैं, तो इस वजह से ह्यूमंस विसा विस दी अदर स्पीसीज उनकी सर्वाइवेबिलिटी ज्यादा हुई है। नहीं तो ह्यूमन से तो बहुत बड़े बड़े स्पीसीज जो है वो रहा करते थे, बहुत अच्छे शिकारी जो है वो रहा करते थे। एक सेबर टूथ जो है वो कहीं ज्यादा अच्छा शिकारी है ह्यूमन से, मैमथ जो है वो कहीं ज्यादा बड़ा है ह्यूमन से। बट ह्यूमंस दे आर एबल टू सर्वाइव बिकॉज दे आर एबल टू क्रिएट सोसाइटी। सोसाइटी को बनाए रखने के लिए दे आर एबल टू क्रिएट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाए होंगे? ऑब्वियसली लैंग्वेज से बनाए होंगे। नहीं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन वो ट्रांसफर कैसे करते? मिथ्याओं से ट्रांसफर करना था, कहानियों से ट्रांसफर करना था, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज आपकी सोसाइटी बनी है। ह्यूमन बीइंग्स इकट्ठा रहना उन्होंने शुरू कर दिया, किसके साथ शादी होगी, किसके साथ नहीं होगी, ये बड़े आसानी से तय करना स्टार्ट कर दिया। तो इंसान जो है वो इस वजह से सरवाइव कर पाए हैं। तो ये कह देना कि आपके पास एवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल रहा, ये बिल्कुल गलत बात है। एवोल्यूशन जो है वो बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों रहा है। तो जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम इसको एज अ बायोकल्चरल फिनोमिना बताते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके सिलेबस के अंदर यह लिखा गया है दैट बायोलॉजिकल एंड द कल्चरल फैक्टर्स इन द एवोल्यूशन, ठीक है। सो वही चीजें जो है वो यहां पे लिखी हैं, दैट द ह्यूमन एवोल्यूशन इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एंड आई बिलीव आपके पास हैंडआउट्स वगैरह होंगे, तो हैंडआउट्स के अंदर ये सारी चीजें मेंशन्ड हैं, उसी से मैंने ये जो है वो पीपीटीज बनाई हैं, ठीक है। दैट द ह्यूमन एवोल्यूशन इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इट हैज बीन शेप्ड बाय बोथ द बायोलॉजिकल एज वेल एज द कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। और बेसिकली जो है वो इस लेक्चर के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम इसी चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ह्यूमन एवोल्यूशन? सो हम कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो पहला जो ट्रेंड आता है, जो पहली चीज आती है, दैट इज द बाइपेडलिज्म। ह्यूमन बीइंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव स्टार्टेड टू बिकम बाइपेडल, ठीक है। आपके पास जो सबसे पहले जो होमो फैमिली के लोग आते हैं, इनको हम कहते हैं पैरेंथ्रोपस।
Paranthropus, they were not fully bipedal. Some of them they were partially bipedal. Partially bipedal का मतलब क्या है कि कुछ टाइम के लिए जैसे चिंपैंजी दो पैरों के ऊपर खड़े हो पाते हैं, उस तरह से वो भी खड़े हो पाते हैं, बट इवेंचुअली दे फॉल डाउन. फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद नीचे गिरना पड़ जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद बात आती है एस्टेलोपिथिकस की. अब जो एस्टेलोपिथिकस है, अगेन दे आर नॉट फुली बाइपेडल, बट दे आर मोर बाइपेडल देन द पैरांथ्रोपस. फिर उसके बाद आपके पास जो है वो होमोलिनिएज शुरू हो जाता है. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होमोलिनिएज के अंदर हमने देखा है कि आपके पास जो है वो बाइपेडलिज्म इट बिकम्स ऑलमोस्ट परफेक्ट. ठीक है, कि दो पैरों के ऊपर आप चलना शुरू कर देते हो, आप दो पैरों के ऊपर रेस्ट भी करना शुरू कर देते हो. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू रेस्ट फॉर सम टाइम. मैं बोल बोल के थक गया, लेक्चर डिलीवर करके थक गया, तो बेसिकली व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्टैंड. ठीक है, तो मैं खड़े खड़े जो है वो रेस्ट ले सकता हूं. तो मैं भागने के लिए, चलने के लिए, रेस्ट लेने के लिए बाइपेडल पोस्चर का यूज करता हूं. ऑन द अदर हैंड जो आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं, चाहे ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस की बात करें, अफ्रीकनस की बात करें, अलग अलग लोगों की बात करें, तो वो जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं, इन सारी इनका वेरवा जो है वो आगे चल के, इनका प्रॉपर बात जो है वो आगे चल के होगी. ठीक है. तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस व्हेन दे विल स्टार्ट टू रन, दे विल रन इन अ बाइपेडल फैशन. दो पैरों के ऊपर भागना शुरू करेंगे, बट व्हेन दे विल रेस्ट दे विल जस्ट फॉल डाउन ऑन देयर 4 feet. वो चार पैरों के ऊपर जो है वो रेस्ट करेंगे. ठीक है, प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर सकते हैं बाइपेडल पोस्चर के अंदर. यही चीज चिंपैंजीज के अंदर और बाकी जो प्राइमेट्स हैं उनके अंदर भी देखने को मिलती है. दैट दे आर बाइपेडल, बट स्पेशलाइज्ड बाइपेडलिज्म है कि वो जो भागने की कोशिश करते हैं तभी जो है वो बाइपेडल हो पाएंगे. ठीक है, या फिर जब चलते हैं तब जो है वो बाइपेडलिज्म आता है उनके अंदर. सो इस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो प्रॉपरली बाइपेडल हो पाए हैं. देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है. ठीक है, फ्रॉम दी 400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जितना स्कल के अंदर आपका फ्लूइड आ जाता है, दैट इज नोन एज द क्रेनियल कैपेसिटी. अब बेसिकली आपके पास जो आपकी क्रेनियल कैपेसिटी है, इट इज वेरी, आपके पास जो स्टार्टिंग वाले होमिनिड्स हैं, होमो हैबिलिस की बात कर लीजिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात कर लीजिए, it all starts from 450 or 400 cubic centimeters of this cranial capacity. और हम धीरे 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 देखते हैं कि यही क्रेनियल कैपेसिटी नियंदरथाल मैन में या फिर होमोसेपियंस के अंदर जो है वो 1200 से लेके 1400 सीसी तक पहुंच जाती है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक पहुंच जाती है. तो एक ट्रेंड हमें ये मिलता है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क है वो और ज्यादा विकसित हुआ है, और आपकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो और ज्यादा डेवलप हुई है. अब इसके भी अलग अलग हाइपोथेसिस हैं कि ऐसा क्यों हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन उसके बाद बात आती है दैट डेंटेशन पैटर्न जो है वो आपका चेंज हुआ है. डेंटेशन पैटर्न प्राइमरली दो कारणों के कारण जो है वो चेंज हुआ. पहला कारण है कि आप वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन गए. अब बेसिकली अगर हम सवाना फॉरेस्ट की बात करें, जहां पे ऑस्ट्रेलोपिथिकस तकरीबन 40 लाख साल पहले रहा करता था, तब उन सवाना फॉरेस्ट के अंदर जो फ्रूट्स मिलते होंगे, जो नट्स मिलते होंगे, और आज भी जो सवानास के अंदर नट्स और फ्रूट्स मिलते हैं, दे आर नॉट वेरी इजी टू च्यू. उनको चबाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और चबाने के लिए आपको दांतों के ऊपर बहुत ज्यादा हार्डन्ड इनेमल चाहिए. जिस वजह से बेसिकली व्हाट हैपेंस इज
उस इनेमल कोटिंग की वजह से आपका जो दांत है वो बड़े हो जाते हैं, आपके इंसीजर्स बड़े हो जाएंगे, आपके कैनाइन्स बड़े हो जाएंगे, मोलर प्री मोलर बड़े हो जाएंगे, और खास करके जो आपके इंसीजर्स हैं वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि एक डायस्टीमा का प्रेजेंस है। लेकिन धीरे 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 जैसे आपके अंदर आग का आविष्कार होता है और जैसे ही आप टूल्स बनाना स्टार्ट कर देते हो, अब बेसिकली नट्स, ऐसे नट्स कौन खाएगा और ऐसे फ्रूट्स कौन खाएगा? ऐसा जीव खाएगा या फिर ऐसा एनिमल खाएगा हु इज नॉट एबल टू हंट, क्योंकि नट्स को चबाना, फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स को चबाना बहुत डिफिकल्ट है। हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सवानास की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए और सोफिस्टिकेटेड टूल्स डेवलप करने आपने शुरू कर दिए, तो बेसिकली रादर देन बीइंग हंटेड, you started to hunt yourself. When you started to hunt yourself, your access to the soft fat tissues ये increase हो गया। ठीक है, एंड दो सॉफ्ट फैट टिश्यूज या फिर जो आपके पास बोन मैरो का फ्लूइड है, इट वाज मच मोर इजी टू च्यू, इट वाज मच मोर न्यूट्रिशियस देन व्हाट यू यूज्ड इनिशियली। ठीक है, तो बेसिकली आपने अच्छे टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपने आविष्कार आग का कर लिया, आपने सोसाइटी बिल्ट कर ली। सो बेसिकली अगेन योर पैटर्न, it shifted from the vegetarian diet to the non vegetarian diet. मैं इससे कोई मॉरल एनालॉजी नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है, कि आपके पास जो है वेजिटेरियन डाइट अच्छी है, नॉन वेजिटेरियन डाइट अच्छी है। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन, बट रादर व्हाट हैपेंड इन द एवोल्यूशन। इस वजह से क्या हुआ कि आपके दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास छोटा होना स्टार्ट हो गया। एंड प्राइमरली एक और रीजन था आपके दांतों का स्ट्रक्चर छोटा होने का, वो ये था कि धीरे धीरे आपने बाइपेडलिज्म स्टार्ट कर लिया। जब आप बाइपेडलिज्म शुरू करते हैं, जब आप बाइपेडल होते हो, तो बेसिकली आपका जो वेजाइनल कैनाल है वो एलोंगेटेड हो जाता है, वो नैरो डाउन हो जाता है। सो व्हाइल लेबर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड विस द अदर स्पीशीज। So humans they need a caretaker at that particular time, और जो बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, वो प्री मैच्योर पैदा हो जाता है, उसका दिमाग प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है वो विकसित नहीं होता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास जो है वो दांत इवेंचुअली आपके जो है वो छोटे होने स्टार्ट हो गए। सो आप देखेंगे कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है इट इज द ऑर्केस्ट्रा। जैसे ऑर्केस्ट्रा के अंदर होता है ना कि आपके पास जो है वो प्रॉपर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन कब किस इंस्ट्रूमेंट को ट्रिगर करना है वो प्रॉपर टाइमिंग के साथ ट्रिगर किया जाता है। सो उसी तरह से आपके पास जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन को भी आप देखेंगे। देन उसके बाद बात आती है मैनुअल डेक्सटेरिटी की। मैनुअल डेक्सटेरिटी का मतलब है कि आप दोनों हाथों को बड़े अच्छे तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया। सो दीज आर सर्टन की ट्रेंड्स जो कि आगे चल के हम देखने वाले हैं। पहली चीज आती है बाइपेडलिज्म की। बाइपेडलिज्म इट स्टार्टेड फ्रॉम द एस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस। ठीक है, और हम एस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस को पहले ट्रूली बाइपेडल एप की तरह जो है वो मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड द बाइपेडलिज्म इट डेवलप्ड लाइक दिस। ठीक है, पहले जो है अगर आपके पास एस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस होते होंगे तो वो बिल्कुल इसी तरह से होते होंगे कि आपके पास जो है ये भाई साहब बाइपेडल तो हैं, बट अगेन इनका पेल्विक गिर्डल देख लीजिए। पेल्विक गिर्डल जो है वो इट इज मोर इन द एलोंगेटेड शेप। ठीक है, जैसे आपके पास किसी जानवर का होता है, चौपाए जानवर का होता है, और उसी के साथ साथ जो आपके पास ये आर्म्स की जो लेंथ है इट इज मच मोर एलोंगेटेड। इससे यह भी पता चलता है कि आपके पास जो है यू आर एबल टू स्टैंड ऑन 2 feet।
बट अलोंग विद दैट आपके पास जो है वो आपकी एलोंगेटेड आर्म्स ये बता रही है कि आपका जो लोकोमोशन है, जो जनरल आपका लोकोमोशन रहा होगा, दैट विल बी ऑफ द ब्रांचेशन, कि आपने ब्रांचेस के ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि धीरे 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 जो ह्यूमंस का पेल्विक गिर्डल है वो ज्यादा शॉर्टनड हो जाता है। ठीक है, वो बेसिन शेप के अंदर हो जाता है, शॉर्टनड, जैसे आपके पास वॉश बेसिन होता है इस तरह से जो है वो शॉर्टनड हो जाता है। हियर यू हैव द इलोंगेटेड पेल्विक गिर्डल। आपकी जो बाजू हैं, आपकी जो आर्म्स हैं, उनकी जो लेंथ है वो स्मॉल होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपकी जो रिब केज है अगेन वो इलोंगेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस बाइपेडल पोस्चर के अंदर जो है वो आने की वजह से हो जाते हैं। अगेन आपके जो आपके लेग्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और दिस इज द ट्रेंड ऑफ द बाइपेडलिज्म। ठीक है, एंड so this is the general trend of the bipedalism that we usually see. Okay, am I audible to you? भैया आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके, ठीक है। सो दिस इज इट, ये है बेसिकली। ठीक है, और आपके पास दिस इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। ठीक है, एंड धीरे 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 आपका बाइपेडलिज्म आगे बढ़ता है। ठीक है, सिमिलरली वी सी दिस ट्रेंड ऑल्सो इन दी प्राइमेट्स ऑल। ठीक है, कि आपके पास जैसे ही आप प्रोसिमियन से आगे डेवलप हुए हो, दीज आर द प्राइमेट्स। ठीक है, आगे चल के चलो इसको अभी छोड़ दो, ठीक है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जनरेट करते हैं। और प्राइमेट्स के अंदर भी हम अपने लोकोमोशन पैटर्न्स को उसी तरह से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके सबसे पुराने प्राइमेट्स हैं, दे स्टार्टेड द क्लिंजिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन। क्लिंजिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन जैसे आपके पास प्रोस्मियंस वगैरह करते हैं, जैसे जो स्लॉथ्स होते हैं वो करते हैं कि एक टहनी को पकड़ के बैठे रहते हैं। अगर आपके पास एक टहनी से दूसरी टहनी के ऊपर जंप करना हो, दे टेक अ वेरी डिसीसिव डिसीजन, फिर उसके बाद जंप कर जाते हैं। ठीक है, वहां से आपने धीरे 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 यू स्टार्टेड द बाइपेडलिज्म। ठीक है, आगे चल के इसको करेंगे, फिलहाल के लिए जो है वो छोड़ दीजिए। जो दूसरा ट्रेंड आपको मिलता है दैट इज द इंक्रीज इन द क्रेनियल कैपेसिटी, कि जो आपके ब्रेन का साइज है वो इंक्रीज हुआ, और उसके साथ साथ आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो भी इंक्रीज हुई, या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आए हैं। ठीक है, सो अगर हम पहले की बात करें, सो दिस इज द इंक्रीज इन द ब्रेन साइज। तो अगर जो है वो आपके पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन से बात करें, तो आप अगेन इट इज समथिंग लाइक 600 सीसी। ठीक है, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। और होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंदरथालेंसिस, होमो सेपियंस, आपके पास जो है वो ब्रेन का साइज इंक्रीज होता चला गया है। ठीक है, एंड देन मोस्ट एनलार्ज्ड ब्रेन माना जाता है होमो सेपियंस सेपियंसिस का है, हम लोगों का है। ठीक है, सो इस तरह से आपका जो ब्रेन का साइज है इट हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज। और आपके पास जो है वो ये माना जाता है कि सबसे पहले बाइपेडलिज्म आया, फिर उसके बाद जो है वो आपके ब्रेन का साइज जो है वो एसिफलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ऐसा कैसे हमें पता चलता है कि पहले बाइपेडलिज्म आया है फिर उसके बाद जो है वो आपके ब्रेन का साइज इंक्रीज होना शुरू हुआ है? सो इन 1920
रिचर्ड लीकी हैं। रिचर्ड लीकी, लुई लीकी, मैरी लीकी, ये लोग जो है वो अफ्रीका के अंदर जाते हैं। अफ्रीका के अंदर दे वेंट टू द ओल्ड बाई जॉर्ज, एक प्लेस है ओल्ड बाई जॉर्ज नाम की। तो वहां पे जाके ये लोग कुछ एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन से उनको एक फॉसिल मिलता है। फॉसिल का नाम रखा जाता है लूसी। और लूसी से ये पता चलता है दैट लूसी इज बाइपेडल। वी आर वेरी श्योर अबाउट दिस। कैसे श्योर हैं हम लोग? पहला, लूसी जो है वो उसका जो पेल्विक गिर्डल है वो आपको थोड़ा सा बेसिन शेप में मिला है, थोड़ा सा बेसिन शेप में। प्रॉपरली बेसिन शेप जैसे ह्यूमंस का है वैसा नहीं, थोड़ा सा बेसिन शेप के अंदर मिला है। अलॉन्ग विद दैट उनकी जो जनरली आपके पास लटकते हैं, जिनका ब्रांचेशन काइंड ऑफ लोकोमोशन होता है, उनकी जो लिम्स हैं, जो 4 लिम्स हैं, जो उनके आर्म्स होते हैं, उनके जो आर्म्स हैं दे आर मच मोर स्ट्रेंथन्ड, मच मोर एलोंगेटेड देन द लेग्स। लेकिन लूसी के अंदर उल्टा है, उसकी जो लेग्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथन्ड है और उनके जो आर्म्स हैं वो कम स्ट्रेंथन्ड है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट द प्रेजेंस ऑफ फोरानम मैग्नम। फोरानम मैग्नम, इट इज अ सॉकेट एट द बेस ऑफ योर क्रेनियम। आपकी स्कल के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा सॉकेट होता है, उसको हम कहते हैं फोरानम मैग्नम। उस सॉकेट के अंदर आपका बैकबोन चला जाता है। अगर आपका बाइपेडल पोस्चर है तो आपका जो फोरानम मैग्नम है वो आगे की तरफ होगा। अगर आपका चौपाया पोस्चर है, क्वाड्रिपेडल पोस्चर है, तो आपका जो फोरानम मैग्नम है वो पीछे की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है, लेकिन लूसी के अंदर फोरानम मैग्नम आगे की तरफ मिलता है। ठीक है, लेकिन आपका ब्रेन का जो साइज है लूसी का वो छोटा ही है अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइपेडलिज्म पहले आया, देन इवेंचुअली एसिफलाइजेशन बाद में आपके पास इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके पास व्हेन यू स्टार्टेड टू बिकम बाइपेडल बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता है कि एसिफलाइजेशन के पीछे क्या कहानियां थी, क्या रीजंस थे। कुछ लोग कहते हैं कि टूल मेकिंग के लिए आपके अंदर एसिफलाइजेशन पैदा हुआ। कुछ लोग जो है वो कुछ जीन्स को इसका जिम्मेदार मानते हैं। आगे चल के हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, प्लस इसी के अंदर ही हम जब लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज के अंदर जो है वो हम कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की बात करेंगे कि इस तरह से आपके पास कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हुए जिसकी वजह से धीरे धीरे एसिफलाइजेशन हुआ, आपके जो ब्रेन का साइज है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, बट ये एक ट्रेंड आपको दिखाई देता है कि जैसे जैसे आपका विकास होता चला गया है, जैसे जैसे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमंस के ब्रेन का साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज द ट्रेंड, इट इज नॉट लीनियर, रादर इट इज मोर अ पैराबोलिक ट्रेंड जो कि आपको दिखाई देता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है डेंटेशन की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो दांत हैं वो चेंज हुए हैं। आपके दांतों का एनेमल इरोड हुआ है, कम हुआ है, और उसी के साथ साथ आपके जो दांत हैं वो भी छोटे हुए हैं। जो डायस्टीमा वगैरह है वो अब नहीं दिखाई देता है। दिस इज नोन एज द डायस्टीमा। ठीक है, डायस्टीमा जो है वो धीरे 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 बढ़ता चला गया है और जो दांतों का साइज है वो भी जो है वो आपके पास बदलता चला गया है। ठीक है, अब आपके जो दांत हैं वो छोटे हो चुके हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज दिस वाई शेप्ड कस्प पैटर्न। ठीक है, आपके जो कस्प्स हैं इनको हम कहते हैं कस्प्स, ये जो आपके पास पॉकेट्स होते हैं। आपके जो कस्प पैटर्न है वो वाई शेप के अंदर हुए हैं। ठीक है, एंड दीज कस्प पैटर्न्स वाई शेप के अंदर बहुत पहले से हो गए थे खैर, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ह्यूमन बीइंग्स ने इन चीजों को जो है वो रिटेन किया है।
ठीक है, बाकी प्राइमेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। ओके, सो आपका जो डायस्टीमा है वो कम हुआ है, आपके जो दांत हैं उनका साइज कम हुआ है, और कस पैटर्न्स चेंज हुए हैं। देन उसके बाद बात आती है कल्चरल फीचर्स की। आपका जो थंब है वो अपोजेबल हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दिस अपोजेबल थंब आपका जो टूल यूज है वो भी इंक्रीज हुआ है। जो टूल का एक प्रोडक्शन मैकेनिज्म है या फिर आपके पास जो एक स्पेशलाइजेशन मैकेनिज्म है, अगेन इट हैज इंक्रीज्ड, इट हैज बिकम मोर स्पेशलाइज्ड। ठीक है, सो द डेवलपमेंट ऑफ द अपोजेबल थंब, और इस वजह से जो है वो आपका प्रिकशन ग्रिप बना है। प्रिकशन ग्रिप के बनने की वजह से प्लस आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इंक्रीज होने की वजह से आपने और अच्छे टूल्स जो है वो बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, सो आपके पास जो है वो ये सारी चीजें हैबिलिस वगैरह से आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर द टूल्स। पहले जैसे आपके पास ओल्ड वन टूल्स हैं। अब देखो, ओल्ड वन टूल्स बनाने के लिए आपको किसी प्रिकशन ग्रिप की जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टोन्स, आप दो स्टोन्स को लीजिए, दो स्टोन्स को ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ के दोनों स्टोन्स को आपस में मारिए। तो जब आप दोनों स्टोन्स को आपस में स्ट्राइक करेंगे, यू विल डेवलप दिस स्कार पैटर्न। दिस इज अ स्कार पैटर्न। पहले जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से टूल्स, इस तरह से स्टोन्स होते होंगे। दोनों स्टोन्स को आपस में जो है वो आपने ऐसे पकड़ा, पावर ग्रिप के अंदर पकड़ा, दोनों को मारा। जब आपने दोनों को मारा, इट डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ स्कार पैटर्न। दिस इज नोन एज द ओल्ड वन टूल्स। ओल्ड वन टूल्स जो है वो आपको होमो हैबिलिस और होमो, जो स्टार्टिंग वाले होमो इरेक्टस थे, उसके साथ जो है वो आप एसोसिएट करते हो। ठीक है, यानी कि जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इतने ज्यादा वो सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, एंड अलोंग विद दैट उनके पास जो है वो प्रॉपर प्रिकशन ग्रिप नहीं था। ठीक है, प्रॉपर प्रिकशन ग्रिप नहीं था। प्रिकशन ग्रिप को यूज करने के लिए आपको अपोजेबल थंब अलोंग विद गुड कॉग्निटिव एबिलिटीज चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे से आप अशूलियन टूल्स की तरफ मूव करते हो। अब देखो, अशूलियन टूल्स को आपने पहले पावर ग्रिप के साथ ऐसे टूल को तोड़ा है। टूल को तोड़ के फिर उसके बाद आपने प्रॉपरली टूल के जो स्कार्स हैं वो बनाए हैं। एक बार यहां पे स्ट्राइक किया, फिर यहां पे स्ट्राइक किया, फिर यहां पे स्ट्राइक किया टूल लेते हुए। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, पहले दो टूल्स को तोड़ा, इसके बीच में से किसी टूल के साथ इसको आप बीच में से तोड़ा इस तरह से, सॉरी, ठीक है, सो यू डेवलप्ड दिस। फिर उसके बाद आपने ऐसे कोई लंबा सा हैमर जो है वो आपने लिया, इसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल हैमर। इस सिलेंड्रिकल हैमर को आपने इस तरह से पकड़ा। ठीक है, इस तरह से आपने टूल को पकड़ा, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। आपने एक बार यहां पे स्ट्राइक किया, यहां पे फ्लेक निकल गया, यहां पे स्ट्राइक किया, यहां पे आपके पास एक फ्लेक निकल गया, यहां पे स्ट्राइक किया, यहां पे फ्लेक निकल गया। ठीक है, इस तरह से आप जैसे अपने टूल को बनाना चाहते थे वैसे जो है वो आपने धीरे धीरे अपने टूल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देन यू स्टार्टेड द मोस्टेरियन टूल टेक्नोलॉजी। अब मोस्टेरियन टूल टेक्नोलॉजी के लिए आपने और अच्छी टेक्निक स्टार्ट कर दी, जिसको हम कहते हैं प्रेशर फ्लिकिंग टेक्निक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंपाउंड टेक्निक्स जो है वो शुरू कर दी। अब प्रेशर फ्लिकिंग टेक्निक के लिए अगेन बेसिकली आपको टूल चाहिए। आप इस तरह से आप जो है वो आगे चल के ये सारे मेथड्स आएंगे। ठीक है, आप इस तरह से जो है वो एक अपने दूसरे टूल को रखते हो, वहां से ऐसे करके जो है वो आप चिप्स को निकालना शुरू कर देते हो। इससे जो है वो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स बने, ऑर्गेनाइजेशन टूल्स बने।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज और इंक्रीज होती चली गई, आपके और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स जो है वो बनते चले गए। अब देखो, सबसे पहले आपके पास ओल्ड वन टूल्स हैं। ओल्ड वन टूल के साथ आप किसी छोटे जानवर का ही शिकार कर सकते हो। इससे आप किसी हाथी को थोड़ी ना मार सकोगे, इससे आप किसी शेर को थोड़ी ना मार सकोगे, चीते को थोड़ी ना मार सकते हो। आपके पास एक ऐसा टूल है, इसके साथ आप किसका शिकार कर पाओगे? आप, अगर यू आर लकी, हैव यू कैन किल अ डॉग, यू कैन किल अ कैट। ठीक है, जो आपसे छोटे जीव हैं, जो ऐसे जीव हैं जो कि आपके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, आपसे भागते हैं, तो किसी तरह से आप उनके लिए एक ट्रैप सेट करोगे और ट्रैप सेट करते हुए आप उसको जो है वो मार दोगे। दिस इज व्हाट द बेस्ट यू कैन यूज और यू कैन डू विद दीज पर्टिकुलर टूल्स। और लगभग आपके पास 30 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले यही कुछ जो है वो चलता होगा। फिर उसके बाद आपके पास ये टूल्स आए हैं, अशूलियन टूल्स। अगेन विद द हेल्प ऑफ दीज अशूलियन टूल्स यू कैन नॉट किल अ वेरी बिग एनिमल। ठीक है, बट इवेंचुअली, क्योंकि ये तीखे हैं, तो इनसे आप जो है वो धरती की खुदाई कर सकते हो। धरती की खुदाई क्यों करनी है? क्योंकि जो आपको सवाना फॉरेस्ट के अंदर ऊपर नट्स वगैरह मिल रहे हैं, वो नट्स जो हैं दे आर नॉट सॉफ्ट इनफ। लेकिन जो धरती के अंदर आपको रूट्स मिलेंगे, जो ट्यूबर्स मिलेंगे, वो सॉफ्ट होंगे, वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होंगे। तो आप फॉरेस्ट के अंदर जा सकते हो, उन ट्यूबर्स के लिए खुदाई करके आप अपना भोजन जो है वो प्रोक्योर कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने ऑर्गेनेशियन मॉस्टेरियन टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। दीज टूल्स दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और इसकी हाफ्टिंग की जा सकती है। टूल आपने बहुत तीखा बना लिया, तीखे टूल को आपने किसी शाफ्ट के साथ, यानी कि किसी जो है वो आपके पास एक रॉड के साथ जो है वो बांध दिया, एंड अलोंग विद दैट यू हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी, यू हैव क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन। अब सब लोगों के पास ऐसे भाले हैं, ऐसे टूल्स हैं। अब आप किसी शेर को, किसी चीते को, किसी हाथी को जो है वो मार सकते हो। ठीक है, एंड अगेन जितना बड़ा आपका हंट होगा, उतना बड़ा जो है वो सबके पास मीट पहुंचेगा, उतना ज्यादा जो है वो उनके लिए खाने को पहुंचेगा। देन आपके पास जो है वो अगेन सोसाइटी जो है, लोगों का गठजोड़ जो है वो स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, सो इवेंचुअली आपके पास धीरे धीरे छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स आपने बनाने स्टार्ट कर दिए। नाउ यू हैव हंटेड एन अ बिग एनिमल, यू ऑल्सो वॉन्ट टू कट इट। अब कट जो है वो इससे थोड़ी ना हो पाएगा। कट करने के लिए आपको बहुत ही तीखे टूल्स चाहिए, और तीखे टूल्स बनाने के लिए आपको अगेन बहुत ही कंट्रोल्ड फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी, जिसके साथ कि आप चीजों को स्ले कर सकें, चीजों को कट कर सकें। ठीक है, तो अगेन फॉर दैट अपोजेबल थंब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप पेंसिल को ब्लेड के साथ शार्प करते हो, तो पेंसिल ब्लेड को ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता, या फिर ऐसे ब्लेड को नहीं पकड़ा जा सकता। ब्लेड को प्रॉपरली आप इस तरह से पकड़ते हो, तब जाके कहीं जो है वो आपकी पेंसिल शार्प होती है। ठीक है, तो इस तरह से ब्लेड्स बनाने के लिए या फिर तीखे टूल्स बनाने के लिए आपके पास इस तरह से इस चीज को प्रिकशन एंगल से पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरह से जैसे जैसे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, आपकी मैनुअल डेक्सटेरिटी का मतलब है दोनों हाथों का यूज एक टाइम के ऊपर एक बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से, ये होना स्टार्ट हुआ, तो वैसे वैसे जो है वो हमें ये दिखाई देता है कि आपके पास जो है वो आपने और अच्छे टूल्स बनाने शुरू कर लिए। अच्छे टूल्स बनाने शुरू कर लिए, आपके पास हंट अच्छा आना शुरू हो गया। हंट अच्छा आना शुरू हो गया, आपकी सोसाइटी बननी शुरू हो गई। ठीक है, और उसी के साथ वी सी दैट देयर आर सर्टेन जेनेटिक मैकेनिज्म्स, ठीक है, दैट बिकम द फोर्स बिहाइंड दिस एवोल्यूशन,
इन जेनेटिक मैकेनिज्म्स को हम आगे चल के करेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको जो है वो छोड़ दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट आर द कल्चरल फैक्टर्स। सबसे पहली बात आती है टूल मेकिंग की, वही चीज जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह से जो है वो आपके पास टूल मेकिंग आती है और आप छोटे से छोटा और बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल जो है वो आप बनाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अब टूल्स की जो है वो आगे चल के और सारी बातें होंगी। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फायर को यूज करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे ही आप आग को यूज करना स्टार्ट करते हो तो आग के यूज से, और आग के यूज जो है वो आपके पास केनिया के अंदर और जोकोतिया चाइना के अंदर भी जो है वो मिलते हैं। अब देखो, आग जब से प्रकृति शुरू हुई है, जब से नेचर बना है, आग तब से है। लेकिन धीरे धीरे ये माना जाता है कि इंसान ने फायर को कंट्रोल करना सीख लिया। फायर कैसे आर्टिफिशियली उसे लगानी है, आग कैसे लगानी है, जलानी कैसे है, उसको आ गया। नाउ देयर वर डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। कैसे आग जलानी थी उनके अंदर नहीं जाएंगे, बट इंसान ने, ये माना जाता है दैट अराउंड 15 लाख ईयर्स अगो इंसान ने जो है वो आग जलाना शुरू कर दिया होगा। पहले जो है वो फाइंडिंग 1 लाख की थी, फिर 12 लाख की हुई। अब फाइंडिंग्स जो हैं दे आर अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। वो माना जाता है कि हमने आग जलानी शुरू कर दी। अब ये तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि इंसान ने जो है ये सीख लिया कि बड़े जानवर को कैसे मारना है। अब बड़े जानवर को आपने मार लिया, बहुत सारा उसमें से मीट भी निकाल लिया, लेकिन मीट की एक प्रॉपर्टी है कि मीट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब उसको जो है वो आपको खराब नहीं होने देना है, और उसको जो है वो खाने के लिए भी आपको आसान बनाना होगा। तो उसके लिए आग जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। आग से आप उस मीट को डिहाइड्रेट कर सकते हो, और वो जो डिहाइड्रेटेड मीट है दैट यू कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगेन यू कैन हाइड्रेट इट, एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रेशन यू कैन ईट इट, ठीक है। तो मीट को स्टोर कर सकते हो आप, चीज मीट को प्रिजर्व कर सकते हो, ज्यादा टाइम तक वो जो है वो मीट चल जाएगा। सो आपके पास जो है वो इस तरह से आग की वजह से नॉट ओनली यू आर एबल टू कुक अ बिगर एनिमल, यू आर एबल टू प्रिजर्व इट ऑल्सो, ठीक है। अलोंग विद दिस, आप अगर आग जलाएंगे तो आग जो है वो आपको बाकी जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करके रखेगी। अब अगर आपके पास आग है और आग आपको बाकी जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट कर रही है, तो रादर देन छोटी छोटी आगों से आप एक बहुत बड़ी बोन फायर जो है वो जला के सो सकते हैं, ठीक है। सो इवेंचुअली इट हैव क्रिएटेड, और जो फायर है वो हम मानते हैं दैट फायर इट वाज अ कॉर्नर स्टोन फॉर द सोसाइटी, ठीक है। एक अच्छा हंट मिलना, उस हंट को कुक करना, प्रिजर्व कर पाना, आपको एक कम्युनिटी प्रोटेक्शन दे पाना, इस वजह से आपके पास एक बहुत अच्छी सोसाइटी बन गई, ठीक है। सो आपके पास जो है वो अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, सो ये माना जाता है कि होमो इरेक्टस ने फायर को मास्टर कर लिया था, और इसी वजह से होमो इरेक्टस जो है वो फायर को मास्टर करने की वजह से अफ्रीका से जब बाहर निकला, ही वॉज एबल टू सर्वाइव ईच एंड एवरी इन्वायरमेंटल नीश। वो चाइना के अंदर गया, वहां पे भी सर्वाइव कर गया। पहले ये माना जाता था कि अफ्रीका के अंदर ही ऐसा एनवायरनमेंट था जो कि ह्यूमन बींग्स को अच्छे तरीके से नर्चर कर सकता था। अब अगर आप यूरोप के अंदर जाएंगे तो आपको गर्मी की जरूरत है, आग आपको वो गर्मी भी दे देगी, ठीक है। आपने एक केव ढूंढ लिया, केव के अंदर आपने आग जला ली, तो आग ने उस केव को अच्छे तरीके से गर्म कर दिया, ठीक है। प्लस आप बाहर जाते हैं, हंट लेके आते हैं, आग के ऊपर बड़े इजीली आप उसको पका सकते हैं। सो आप कोल्ड से कोल्ड क्लाइमेट के अंदर भी सरवाइव कर जाओगे। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ द फायर यू वर एबल टू ट्रेवल टू द वास्ट डिस्टेंसेस, ठीक है।
जिस वजह से बेसिकली आपके पास जो आग है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो आपकी सिविलाइजेशन का बन जाती है। देन उसके बाद धीरे धीरे अब कम्युनिटी बन चुकी है, सोसाइटी बन चुकी है। सोसाइटी के अंदर अब सोसाइटी को आपको सहयो के रखना है, सोसाइटी को जो है जोड़ के रखना है। अब सोसाइटी बनाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सोसाइटी बनती किस चीज के ऊपर है? सोसाइटी बनती है प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक इंस्टीट्यूशन जो है ये एक सोसाइटी है। वी आई एम टेकिंग अ लेक्चर, आप जो है वो अपने घरों के अंदर बैठे हो, हम भी एक वर्चुअल सोसाइटी ही हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो है वो बने हुए हैं। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो अगेन प्रॉफिट और लॉस के प्रिंसिपल के ऊपर ही बना हुआ है। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, आप जो है वो मुझे कुछ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस करके दे रहे हैं। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस के मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो हम लोग बने हुए हैं। जैसे ही ये मैकेनिज्म टूटेगा हमारी सोसाइटी भी टूट जाएगी। टूट जाएगी कि नहीं? बट ऑन द अदर एंड ऐसा होता नहीं है। यू विल रिमेंबर मी इन योर रिस्पेक्ट, अगर मैंने अच्छा काम किया होगा। यू विल रिमेंबर मी इन योर मेमोरीज, कि उसने उस इंसान ने जो है वो इतनी अच्छी चीजें कही थी, और वो चीजें जो है वो हमें अभी भी याद हैं, उन चीजों को हम अभी भी इंडोर्स कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है बिकॉज हम एक और चीज क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कल्चर। कल्चर कुछ ऐसे हिडन रूल्स होते हैं जो कि सोसाइटी को बना के रखते हैं, जो कि सोसाइटी के अंदर कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश करके रखते हैं। ठीक है, तो हमने धीरे धीरे ऐसे रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अब ऐसे रूल्स जो है वो कैसे लोगों को सिखाए जाएं कि आपको लोगों को इज्जत देनी है? उसके लिए यू नीड टू हैव अ लैंग्वेज, यू नीड टू हैव अ कम्युनिकेशन। तो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप आर्ट का सहारा ले सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपके पास केव पेंटिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं। प्राइमरली केव पेंटिंग्स दे स्टार्टेड टू गिव द नॉलेज ऑफ हंटिंग टू द स्टूडेंट्स, और जो नई जनरेशन है उसको हंटिंग की नॉलेज दी जा सके, उसको कुछ बरियल प्रैक्टिसेस या फिर कुछ रिचुअल्स के बारे में बताया जा सके। ठीक है, रिचुअल्स आपने बनाने स्टार्ट कर दिए। अब व्हाट आर द रिचुअल्स, और रिचुअल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? खास करके जो बरियल रिचुअल्स हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज रिचुअल्स के टाइम के ऊपर लोग गैदर करते हैं। ठीक है, जब लोगों का गठजोड़ होता है तो वहां पे मॉरल डिक्टेट्स देने बहुत इजी हो जाते हैं। तो एक प्रीस्ट आएगा, प्रीस्ट ना सिर्फ जो डिसीज्ड है, जिसकी डेथ हुई है, उसकी प्रेज करेगा, बट उसी के साथ साथ कुछ ऐसे मॉरल कंसेप्ट्स के बारे में बताएगा जो कि वो चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर रहे। बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो इन चीजों से जो है वो आपके पास सोसाइटी बनती है। ठीक है, सो आपके पास जो है वो केव पेंटिंग्स वगैरह हमें दिखाई देता है कि आपके पास चौवेट केव 36,000 ईयर्स अगो ये शुरू हो जाता है। ठीक है, आपके पास जो है वो हिसोस केव, ये जो है वो 4 लाख ईयर्स अगो ये जो है वो ये केव पेंटिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमें ये दिखाई देना शुरू हो जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सोसाइटी नहीं बनाते हो, बट आपका इंटरेस्ट जो है वो इससे ज्यादा विकसित हो जाता है। आपका इंटरेस्ट जो है वो शुरू हो जाता है कि आपको सोसाइटी सिर्फ बनानी नहीं है, आपको सोसाइटी को एक कंटिन्यूम के अंदर रखना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, सो इस तरह से इंसानों के अंदर आर्ट, लैंग्वेज, बरियल प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं।
ठीक है, ओके। सो दीज आर द केव पेंटिंग्स जो कि आपने बनानी शुरू कर दी। ठीक है, ओके। कितनी ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है वॉइस के अंदर? द वॉइस इज क्लियर? ऑडियो क्लियर है या नहीं? ठीक है, एक्चुअली बाहर जो है वो कुछ काम वगैरह चल रहा है। ठीक है, डन डन। ठीक है, सो इवेंचुअली आपके पास आपके सोशल स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, किनशिप्स बननी शुरू हो जाती हैं, आप कोऑपरेट करना शुरू कर देते हो एक दूसरे के साथ, ताकि आप अपने इकोनॉमिक एंडेवर्स को अच्छे तरीके से बनाए रखो, अच्छे तरीके से आप अपने इकोनॉमिक एंडेवर्स को चलाए रखो। ठीक है, सो इवेंचुअली यू सी कि आपके जो किनशिप्स हैं दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हंटिंग, गैदरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए, आपको बाहर जो है वो हंट करने के लिए जाना है। ठीक है, तो हंट करने के लिए बेसिकली, या फिर आपको जो है वो बड़े जानवर को, दो तरह की हंटिंग होती है भाई। एक होती है स्मॉल गेम हंटिंग, एक होती है बिग गेम हंटिंग। स्मॉल गेम हंटिंग का मतलब होता है जब आपको अपने छोटे जानवर को जो है वो मारना है, दैट इज नोन एज द स्मॉल गेम हंटिंग। दूसरी हंटिंग होती है दैट इज नोन एज द बिग गेम हंटिंग। तो बेसिकली जो, अगर आप बिग गेम हंटिंग करना चाहते हो, बड़े जानवर को मारना चाहते हो, तो बड़े जानवर को मारने के लिए यू नीड इफेक्टिव कोऑपरेशन। ठीक है, तो कोऑपरेट करने के लिए यू नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप हंटिंग के लिए जा रहे हो, आपने एक मेमथ को मारना है, तो मेमथ को मारने के लिए आपको प्रॉपरली ये दिखाना पड़ेगा कि कौन लोग जो है वो कहां पे रहेंगे, कौन मेमथ को डरा के भगाएंगे, कौन मेमथ के लिए जो है वो एक ट्रैप ले करेंगे, और कौन जो है वो उसके बाद मेमथ को जो है वो मारेंगे अल्टीमेटली। अब बेसिकली सी देयर आर 3 टीम्स। पहले मेमथ को डराना, फिर उसके बाद एक ट्रैप ले करना, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास मेमथ को अल्टीमेटली मार देना। अब सबसे ज्यादा बोरिंग काम कौन सा होगा? एक ट्रैप को ले करना प्रोबेबली। सबसे ज्यादा रिस्की काम क्या होगा? मेमथ को डरा के भगाना। और शायद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग काम क्या होगा कि ट्रैप के अंदर पड़े हुए मेमथ को मार देना। ठीक है, और सबसे ज्यादा संजीदा काम, सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड काम क्या होगा? इस पूरे प्रोसेस को प्लान करना। अब बेसिकली आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि इस प्लान को अच्छे तरीके से, जो इस चीज को जो है वो अच्छे तरीके से प्लान कर सके। आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि उसको बहुत अच्छे तरीके से भगा सके। सो यू नीड अल्टीमेटली सम काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कि जो दादाजी हैं उनको इतना टाइम हो गया है, मेमथ के बिहेवियर को देखते हुए ही इज गोइंग टू प्लान। ठीक है, बच्चे जो हैं वो बहुत स्किलफुल होते हैं, वो बहुत ज्यादा लचकीले होते हैं। तो अगर मेमथ जो है वो उसने अच्छे तरीके से बिहेव ना भी किया, तो बच्चे जो है वो भाग पाएंगे वहां से, तो बच्चे डराएंगे उस चीज को। सो इस तरह से यू मेक एन इंट्रिकेट किनशिप नेटवर्क अराउंड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और उस किनशिप नेटवर्क के अंदर आप सेंट्रल रूल्स एंड रेगुलेशंस को रखते हो, ताकि आप उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे तरीके से प्रोक्रिएट कर पाओ। इस तरह से ये माना जाता है कि आपके ग्रुप डायनेमिक्स बनने शुरू हो जाते हैं,
किनशिप एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, आपके जो दादाजी की टेक्निक्स हैं वो कोई कंटेंट भी करेगा, कोई जो है वो उससे ऑफेंड भी होगा, कोई जो है वो ये भी कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं हमें मैमस का शिकार ही नहीं करना चाहिए, हमें किसी डियर को मार देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी चीजें होंगी, ऐसी बातें होंगी, ठीक है। कोऑपरेशन के रिगार्डिंग बातें होंगी। तो आपके पास जो है वो ग्रुप डायनेमिक्स इंसान के अंदर चलना शुरू हो जाता है, पॉलिटिक्स आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है। फिर उसके बाद शिकार किया है, तो सबसे ज्यादा जो शिकार का एक एसेट है, या फिर सबसे ज्यादा जो शिकार का एक सबसे बड़ा पीस है, वो किसको जाना चाहिए? जिसने प्लान किया, या फिर जिसने सबसे ज्यादा रिस्क उठाया। क्या होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए? सो अगेन यू मेक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इट, ठीक है। सो आपके पास जो है वो कोऑपरेशन के लिए, ग्रुप डायनामिक्स के लिए, किनशिप के लिए आप ऐसे कुछ रूल्स बनाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। सो इस तरह से इवेंचुअली योर एवोल्यूशन इट गोज ऑन, ठीक है। तो आपके पास जो एवोल्यूशन है वो हर एक चीज का पार्ट बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो कल्चर का भी पार्ट है, वो सोसाइटी का भी पार्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द की हाइपोथेसिस ऑफ द ह्यूमन इन एवोल्यूशन? तो एवोल्यूशन कहां से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था कि अब दोपाए जानवर बने, दो पैरों के ऊपर जो है वो आपने चलना स्टार्ट किया। तो दोपाए जानवर के क्यों बने आप, इसके रिगार्डिंग जो है वो रेमंड डार्ट, ठीक है, रेमंड डार्ट का जो है वो हाइपोथेसिस है। रेमंड डार्ट का जो हाइपोथेसिस है वो बेसिकली ये कहता है कि जैसे सवाना फॉरेस्ट आना शुरू हुआ, तो पहले जो है वो आपके पास एवरग्रीन फॉरेस्ट था। एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो है वो अगेन द डेंसिटी ऑफ द ट्रीज इट इज मच 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 मोर। तो बेसिकली आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, धरती के ऊपर जो है वो ऑलरेडी काफी सारे सेबर टूथ्स हैं, ठीक है। अगर आप धरती के ऊपर आ गए तो ये सेबर टूथ्स जो है वो आपको अटैक करेंगे, खा जाएंगे। सो यू विल व्हाट यू विल डू इज कि आपको धरती के ऊपर आने की जरूरत नहीं है, आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच जो है वो चलते चले जाओगे। उन्हीं ब्रांचेस के ऊपर आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, आपको इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको और छोटे छोटे जो प्राइमेट्स हैं वो मिल जाएंगे, आप उनको हंट कर सकते हो, आप फ्रूट्स को खा सकते हो, और आपकी जो लाइफ है वो बड़े मजे से चलती चली जाएगी। लेकिन इसके अंदर रेमंड डार्ट कहते हैं दैट व्हाट हैपेंड अराउंड 40 लाख ईयर्स अगो इज कि सेमानाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। रेमंड डार्ट ने जो ये 40 लाख ईयर्स अगो की डेट दी थी, उसके बाद ये डेट जो है वो 7 मिलियन ईयर्स अगो की कर दी गई थी, 70 लाख साल की कर दी गई थी, ठीक है। तो 70 लाख साल पहले तकरीबन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से ये जो ट्रीज हैं वो और ज्यादा स्पार्स हो जाते हैं। जब ट्रीज बहुत स्पार्स हो गए और बड़े बड़े जो है वो ग्रासेस दे हैव रिप्लेस द ट्रीज, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ग्रासेस हैं और ट्री है, फिर उसके बाद ट्री है, तो आपको नीचे आना पड़ेगा, एकदम से यहां से कूद के यहां तक नहीं पहुंच सकते, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है आपकी, आपको नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आके जो है वो आपको यहीं से टेरेस्ट्रियल फॉर्म के अंदर आपको आगे बढ़ना होगा। अब लेट से यहां पे जो है वो एक कोई चार पैरों का जानवर है। अब आपको जो है वो बेसिकली यू वांट टू सी कि कौन सा जानवर है, ये जो है वो आपका प्रेडेशन वाला जानवर है या फिर आपसे जो है वो छोटा जानवर है, कौन सा जानवर है। तो आपको जो है वो इसको देखने के लिए दो पैरों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा,
लेट्स से आपके पास जो है वो आपने देखा कि सामने शेर आ रहा है, तो आप भाग के फिर से जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाओगे। शेर निकल गया, फिर उसके बाद आपको नीचे आना पड़ेगा। इस तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह अपना जो फूड है वो तलाशते हुए चलते रहोगे। ठीक है, दिस इज नोन एज दी सेवाना हाइपोथेसिस। सेवाना हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहता है कि आपके पास आपका जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ, इस क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से आपने जो है वो ये अडेप्टेशन अपनाना स्टार्ट कर दिया, आप जो है वो बाइपेटल हो गए, दो पैरों के ऊपर जो है वो आपने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द सेवाना हाइपोथेसिस। सेवाना हाइपोथेसिस के अंदर ये एक एडिशन प्रोफेसर लवजॉय करते हैं। प्रोफेसर लवजॉय प्रोफेसर लवजॉय बेसिकली सेज कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली, अब बात तो वही है कि आपके पास नीचे क्यों उतरे वो लोग। प्रोफेसर लवजॉय कहते हैं कि ये प्रॉपरली सेवाना हाइपोथेसिस जो है वो ये नहीं बताता है कि आपने शेर देखा, शेर देखने के कारण सिर्फ जो है वो आप बाइपेडल हो गए। ऐसा बाइपेडलिज्म तो चिंपैंजीज के अंदर भी है, चिंपैंजीज प्रॉपरली बाइपेडल नहीं हुए हैं। चिंपैंजीज को अगर आप ट्रेडमिल के ऊपर चलना शुरू कर दोगे, या फिर चिंपैंजीज को आप कहोगे कि ये केला है, ये है ऊपर केला, तो वो दो पैरों के ऊपर काफी टाइम तक खड़े रह सकते हैं और वो चलते भी रह सकते हैं दो पैरों के ऊपर। ठीक है, तो ये तो बाकी एनिमल्स के अंदर भी होता है, लेकिन इंसानों के अंदर जो है वो ऐसा नहीं है। इंसान जो है वो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हुए हैं, वो और ज्यादा अच्छे तरीके से बायपेडल हुए हैं। ठीक है, वो कहते हैं इसका रीजन है प्रोविजनिंग। प्रोफेसर लवजॉय का मानना था कि जब 70 लाख साल पहले ये क्लाइमेट चेंज आया, तो इंसान के अंदर जो है वो कुछ सिंपल मैरिज का ट्रेडिशन जो है वो तब से डेवलप हुआ, नॉट द कल्चरल ट्रेडिशन बट अ बायोलॉजिकल ट्रेडिशन। कि तब जब आपके पास रिप्रोडक्शन होता होगा, तब इंसान का एक सिंपल सोसाइटी जो है वो बनता होगा कि रिप्रोडक्शन के बाद, जैसे हम बाकी जानवरों के अंदर भी देखते हैं, दैट मेल्स एंड फीमेल्स दे लिव टूगेदर, जिन्होंने आपस में जो है वो रिप्रोड्यूस किया होता है, जिनके बच्चे होते हैं। आप डॉग्स के अंदर देखते हो और बाकी जानवरों के अंदर भी ये चीजें देखते हो। तो बेसिकली लेट से उस एक नीचे जो है वो आपने देखा है कि कुछ फ्रूट्स गिरे हुए हैं, तो आपका जो मेल है वो नीचे उतरेगा, फ्रूट्स जो है वो उठाएगा, थ्रेट को परसीव करेगा कि कहीं बाहर से जो है वो थ्रेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस फ्रूट को पकड़ के भाग के वो जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। यानी कि आपके पास जो है यू नीड टू कैरी समथिंग, यू नीड द डेक्सटेरिटी ऑफ द हैंड्स एज वेल, आपको भागने के भी दो पैरों के ऊपर जरूरत है, देन उसके बाद जो है वो आप ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ जाओगे। ठीक है, आप छलांग लगाओगे और ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से सेवाना के साथ साथ जब आपको अपने साथ वाले पार्टनर को फूड खिलाने की जरूरत पड़ी, तो इसके साथ जो है वो आपके पास एक बायपेडल लोकोमोशन जो है वो डेवलप हो गया। ठीक है, तो अगर हम कल्पना करें कि पहले कैसे होता होगा, 70 लाख साल पहले कैसे होता होगा, जब अभी बायपेडलिज्म प्रॉपरली नहीं आया था, तब आपके पास जो है वो प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर थी कि एक जेंडर जो है वो नीचे जाएगा और फूड को पिक करके अपने बीवी और बच्चों को, या फिर अपने जो मेल है और बच्चों को जो है वो देगा। जनरली बीवी कहा जाता है बिकॉज आफ्टर द प्रेगनेंसी जनरली ये देखा जाता है दैट द मेल डू ऑल दोज वर्क। ठीक है, जनरली ये चीजें देखी जाती है। ठीक है, सो आपके पास जो है इस तरह से उसने प्रोविजनिंग करनी स्टार्ट कर दी, बिकॉज यू हैव टू पिक ऑल दोज फ्रूट्स, यू हैव टू पिक ऑल दोज नट्स, और आपको नट्स को पिक करके चलना भी है, उठाना भी है और भागना भी है
और कूद के एक टहनी के ऊपर चढ़ भी जाना है, यू नीड प्रॉपर बाइपेडल फंक्शनिंग फॉर दैट, यू नीड प्रॉपर हैंड डेक्सटेरिटी फॉर दैट। सो इस कारण से प्रोफेसर लवजॉय कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सवाना से बात नहीं बनी, सवाना के साथ साथ प्रॉपर प्रिविजनिंग हुई, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, प्रॉपर फैमिली थी उस वक्त, जिस वजह से जो है वो आपके पास बाइपेडलिज्म जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है, देन उसके बाद वैसे तो ये हाइपोथेसिस सवाना हाइपोथेसिस अलोंग विद द प्रोविजनिंग हाइपोथेसिस ऑफ लवजॉय, ये तकरीबन हर एक चीज को बता देता है, बट देयर आर अदर हाइपोथेसिस आल्सो, जैसे फॉर एग्जांपल द टर्नओवर हाइपोथेसिस। टर्नओवर हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहता है कि जो स्टार्टिंग वाले जो होमोनिड्स थे, जैसे हमने यहां पे बात की, दिस इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है, ही कैन ऑल्सो क्लाइंब, बाजू बहुत बड़े हैं। ठीक है, हाथ देखिए, दी डिजिट्स, इनको हम कहते हैं डिजिट्स, द डिजिट्स आर दे आर क्वाइट एलोंगेटेड। तो इसका मतलब क्या है, ट्री को अच्छे तरीके से पकड़ पाएंगे, ये आराम से जो है वो लटके रह सकते हैं। अलोंग विद इट एक सिंपल तरह का बाइपेडलिज्म आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दैट ही कैन क्लिंच, he can climb the trees, he can climb the branches, as well as he can move bipedally। दो पैरों के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से ये मूव कर सकता है, he can run as well। ठीक है जी, सो आपके पास जो पल्स हाइपोथेसिस है, और द टर्नओवर पल्स हाइपोथेसिस, वो बेसिकली यही बात कहता है कि जो स्टार्टिंग के अंदर जो होमिनिन स्पीसीज बनी, दे वर मोर जेनरलिस्टिक। जेनरलिस्टिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, जो कि स्पीसीज कोई एक एनवायरमेंटल नीश के लिए पूरी तरह से स्पेशलाइज नहीं होती, बट रादर हर एक एनवायरमेंटल नीश के अंदर बड़े अच्छे तरीके से काम कर जाती है। नाउ ही कैन क्लाइंब एज वेल, ही कैन रन एज वेल। तो बेसिकली इनका मानना है कि आपके पास जब सिवानाइजेशन हुआ तकरीबन 70 लाख साल पहले, तो उस टाइम के ऊपर जो कि हाईली स्पेशलाइज स्पीसीज होती होंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर चल सकती होंगी, उनको शेर खा गए। जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ऊपर ट्रीज के ऊपर रह सकती होंगी, तो ट्रीज कम होने की वजह से वो ट्रीज के ऊपर अटके रह गए, जैसे टारसियर्स वगैरह हो गए। On the other hand, there were certain species like Australopithecus afarensis, etc., etc. These species, they were very generalized. दोनों काम कर सकती थी, नीचे भी भाग सकती थी, ऊपर भी चढ़ के रह सकती थी। तो ऐसी स्पीसीज जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्बा, ये जो है वो आगे चल के कामयाब हो पाई। इसी के अंदर देयर इज रेड क्वीन हाइपोथेसिस। रेड क्वीन हाइपोथेसिस इसी चीज को आगे बढ़ाता है। ठीक है, वैन वलन ने इसको जो है वो दिया है, रेड क्वीन हाइपोथेसिस को। रेड क्वीन हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके पास एनवायरमेंट के अंदर कंपटीशन है, इफ देयर आर दीज 5 स्पीसीज इन एनवायरमेंट, इफ दिस स्पीसीज इट विल इवॉल्व, तो आपके पास एवोल्यूशन इन स्पीसीज के अंदर भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली रेड क्वीन हाइपोथेसिस ये कहता है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता गया, जैसे जैसे बाकी स्पीसीज जो है वो चेंज होती गई, ह्यूमन बीइंग्स भी उसी तरह से चेंज हुए हैं।
ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की जो सोसाइटी है वो भी उसी तरह से चेंज हुई है। रेड क्वीन हाइपोथेसिस को अभी यहीं पे रेस्ट करो, आगे चल के जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, आगे वाले जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के चैप्टर्स हैं, तब मैं दोबारा फिर से रेड क्वीन हाइपोथेसिस को पकड़ूंगा और फिर जो है वो इसकी पूरी कहानी बताई जाएगी। ठीक है, अभी के लिए जो है वो इसको यहीं पे रेस्ट कीजिए। देन उसके बाद देयर इज अनदर हाइपोथेसिस कॉल्ड द सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस दैट इज गिवन बाय डनबर्ग। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है दैट द इंक्रीजिंग कंप्लेक्सिटी ऑफ द सोशल इंटरेक्शंस, so this drove the evolution of the larger brains and improved cognitive abilities, और जिस वजह से जो है वो आपके पास जो होमिनिन्स हैं वो लोकल ग्रुप्स को उन्होंने जो है वो इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया और आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको और ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली इस चीज को जो है वो हम समझते हैं। एक होता है आपका इंडिविजुअल ब्रेन, एक होता है आपका सोशल ब्रेन। इंडिविजुअल ब्रेन ये एक पर्सपेक्टिव से सोचता है। सोशल ब्रेन ऑन द अदर हैंड बिकम्स मच मोर एफिशिएंट इन प्लानिंग, इन असाइनिंग देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू इंस्टीट्यूशंस, दो टीचर्स हैं या फिर दो इंस्टीट्यूशंस हैं। एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क्स नहीं है, यानी कि आपके पास जो है वो प्रॉपर सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं है, जिसके अंदर एक इंसान जो है वो डिसीजन लेता है, वही इंसान जो है वो डिसीजन को कैरी ऑन करता है, वही इंसान जो है वो डिसीजंस को क्रिटिसाइज भी करता है। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक ही इंसान सब कुछ कर रहा है। On the other hand, there is another social organization that is fully developed bureaucratic organization, जिसके अंदर जो है वो एक इंसान या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल पर्टिकुलर डिसीजन लेंगे, दूसरे उसको प्लान करेंगे, तीसरे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, चौथे उसको क्रिटिसाइज करेंगे, देन उसके बाद अगेन दिस लूप विल स्टार्ट। सो कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? सॉरी, obviously the person or the organization with the social brain will be more successful। तो हम दोबारा फिर से अपनी कहानी में 70 लाख साल पहले चलते हैं। तो इस 70 लाख साल पहले जब हमने प्रोविजनिंग हाइपोथेसिस की बात की, तो प्रोफेसर लवजॉय ने क्या कहा कि आपके पास जो है वो ऑलरेडी एक यूनिट अवेलेबल था वहां पे, बच्चे और एक जो है वो आपके पास जो जिन्होंने रिप्रोडक्शन किया था, मर और नादा, वो वहां मर और नर और मादा वो जो है वो वहां पे अभी भी अवेलेबल थे। ठीक है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क था। और आपके पास जो है वो हो सकता है कि आपके पास एक जो ऊपर बैठा हो, जो ऊपर ट्री के ऊपर बैठा हो, वो ये देख पा रहा था कि कहां कहां पे एक जो फ्रूट हैं या फिर नट्स हैं वो मिल सकते हैं। दूसरा जो है वो उसको पकड़ के लेके आता था, भाग के लेके आता था। तो इस तरह से एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर था, डिवीजन ऑफ वर्क था। तो यही डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो हम बाकी प्राइमेट्स के साथ भी देखते हैं, उनके अंदर भी देखते हैं। चिंपैंजीज के अंदर ये होता है, औरंगटान्स के अंदर ये होता है, बनोबो मंकीज हैं, स्पाइडर मंकीज हैं, क्लबस मंकीज हैं, इन सब के अंदर ये डिवीजन ऑफ वर्क होता है। ठीक है, तो इन सब के अंदर ऐसी एक सिंपल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहता है दैट इन्वायरमेंट चेंज हुआ, बट जो हमारे पूर्वज थे जो कि 70 लाख साल पहले थे, उस वक्त मौजूद थे, तो उनके अंदर ये सोशल ब्रेन यानी कि जो सिंपल सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट था। तो बिकॉज ऑफ दैट सिंपल सोशल ऑर्गेनाइजेशन वी वर एबल टू इवॉल्व इन अ मच मोर एफिशिएंट मैनर देन द अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
सो बेसिकली दिस इज द टाइमलाइन ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन, कि आपके पास जो है तकरीबन 10 से 12 लाख साल पहले प्राइमेट्स हमसे अलग हो गए, यानी कि चिंपैंजीज वगैरह जो है वो हमसे अलग हो गए। फिर उसके बाद अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो एक प्रॉपर बाइपेडलिज्म जो है वो आना शुरू हो गया। ठीक है, 4.8 मिलियन ईयर्स अगो पहला होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस का मतलब है टूल मेकिंग मैन। ठीक है, 2.8 मिलियन ईयर्स अगो वो आया। फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे हमने आर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया तकरीबन 1 लाख साल पहले। ठीक है, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 15 लाख साल पहले, सॉरी 1,50,000 साल पहले हम ये मानते हैं कि आपने जो है वो फायर का इन्वेंशन किया था। देन तकरीबन 12,000 साल पहले आपके पास जो है वो एग्रीकल्चर आ जाता है और सिविलाइजेशंस जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट, कि आपके पास जो है वो तकरीबन 12 से 10 लाख साल पहले धीरे धीरे से जो है बाकी प्राइमेट्स आपसे जुदा हो गए। ठीक है, एंड देन आपके पास जो है वो कुछ चिंपैंजीज वगैरह बन गए, कुछ जो है वो आपके पास आपके होमिनिन्स बन गए, और तकरीबन जो है वो आपके पास 2.5 और 2.8 मिलियन ईयर्स अगो होमो हैबिलिस वगैरह बनना शुरू हो गया। देन उसके बाद प्रॉपर बाइपेडलिज्म जो है वो आपके पास 4 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस के अंदर ही आ गया था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टूल्स वगैरह बननी स्टार्ट हो गई, एंड इवेंचुअली तकरीबन 12,000 साल पहले आपने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। 1 लाख साल पहले आपने जो है वो केव पेंटिंग्स वगैरह करनी शुरू कर दी। सो सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स दे आर इन स्पेन और पोर्चुगल। ठीक है, वहां पे जो है वो आपको एक सिंपल सा आर्ट, सिंपल से लेके कम्प्लेक्स जो केव आर्ट्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन जर्नी ऑफ द एवोल्यूशन। ठीक है, सो यहां से आपका जो ये थीम है ह्यूमन एवोल्यूशन का, यानी कि द थ्योरीज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, इसका जो पहला चैप्टर है वो खत्म होता है।